सो ग्रीटिंग्स एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और मैं 2019 से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग अपना कहा जाए तो फिर मेन टॉपिक पे आएंगे। मुद्दा क्या है? और वो है आज का एंशिएंट हिस्ट्री की स्टार्टिंग। हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे अब हम फोकस करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री की हम लोगों की जो सीरीज चल रही है वो चलती रहेगी। हम लोग का जो करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो बर्निंग टॉपिक्स हैं उनके जो सीरीज चल रही है वो भी चलती रहेगी। बाकी ये वाली जो सीरीज है ये नई शुरू होगी और यही आगे तक चलती रहेगी। एंशियंट हम लोग पहले खत्म करेंगे, फिर मेडिवल पे जाएंगे, फिर मॉडर्न पे आएंगे। हो सकता है कि हम लोग एंशियंट के बाद सीधा मॉडर्न पे जाए, फिर मेडिवल पे आए, और वर्ल्ड हिस्ट्री तो हम लोग का साथ साथ चलता ही रहेगा। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री अब हम लोग एकदम शुरू से शुरू करते हैं। क्या है हिस्ट्री, कैसे है हिस्ट्री, चश्मे क्या होते हैं हिस्ट्री के, और कहा जाए तो फिर हिस्ट्री के मेन डिविजन्स क्या होते हैं, उससे हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री क्या है? अगर हम लोग देखें इस शब्द को, हिस्ट्री, अगर आप इस शब्द को देखें, इस शब्द, ये जो शब्द है इसको डिराइव किया जाता है हिस्टोरिया नाम के शब्द से, जो कि है ग्रीक भाषा का एक शब्द। और फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? आप बस याद रखिएगा कि हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री। बेसिकली अब देखते हैं हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, फिर हिस्ट्री या हिस्टोरिया, इन सब का मतलब क्या होता है। तो फिर बेसिकली हम लोग हिस्ट्री को किस तरीके से जानते हैं? एक ऐसा सब्जेक्ट या फिर एक ऐसी स्टडी किसी चीज के बारे में, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि पास्ट में घट चुकी है या फिर हो चुकी है, या फिर कहा जाए तो फिर परफॉर्म की जा चुकी है, और उसके स्टडी जो हम लोग कर रहे हैं आज के समय में, उसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, हम लोग कॉमनली जानते हैं। बट एक्चुअली हिस्ट्री शब्द का मतलब, हिस्टोरिया शब्द का मतलब ये होता है इंक्वायरी, या फिर अपनी थीसिस बनाए इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के रूप में। अगर मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि नेहरूज गवर्नमेंट was a really good government, great government, जो भी कहें हम, great government, good government, excellent government, नेहरूज गवर्नमेंट was a good government। इसमें मैं पॉसिबल ये भी लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये है आपके थीसिस। इस थीसिस पे अब मैं अपनी आर्गुमेंट, मैंने ऐसे कह दिया नेहरू जी की सरकार बहुत अच्छी सरकार थी। लोग कहेंगे ओके, हम कैसे मान ले, तुम प्रूव दो। फिर मैं प्रूव दूंगा कि जो हम लोग के अर्ली इयर्स थे उसमें हमारा देश जो सिविल वॉर के वर्ज पे था, टूटने की वर्ज पे था, वहां से हमारे देश को बचाने वाली सरकार नेहरू जी की सरकार थी। फिर दो तीन लोग उठ के खड़े होंगे, कहेंगे अरे भाई वो उसमें नेहरू जी का क्या कंट्रीब्यूशन था, उसमें तो पटेल जी का कंट्रीब्यूशन था। तो मेरा आर्गुमेंट क्या होगा, काउंटर आर्गुमेंट, पटेल जी किसके मिनिस्टर थे, किसकी सरकार के मिनिस्टर थे? he was a minister of Nehru's government and that's it, that's the very point of it। तो फिर मेरा जो थीसिस है वो यहाँ पे सही हो गया कि देश को बचाने वाले कौन थे? पटेल उस टाइम के मिनिस्टर थे, पटेल मिनिस्टर, सेक्रेटरी वीपी मेनन, इन दोनों ने पॉलिसीज बनाई, उसको एग्जीक्यूट आर्मी और पुलिस ने किया, ऑर्डर्स। लेकिन आप जब फाइनली लिख के दोगे कि हाँ ये मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ, फाइनली आपको प्राइम मिनिस्टर से परमिशन तो लेनी होगी ना, या फिर बिना प्राइम मिनिस्टर से कहे आपने दुश्मन की टेरिटरी में घुस गए, कुछ भी कर दिया, ऐसा तो नहीं, आप मांगोगे ना परमिशन। तो एक ना एक तरीके से नेहरू की गवर्नमेंट के अंडर ही तो ये सारे काम किए गए, जिसमें हैदराबाद को भी जोड़ने का काम था। तो फिर इस तरीके से मेरा ये थीसिस सही हो गया कि नेहरू की सरकार बहुत बुरी सरकार नहीं थी, और उन्होंने हम लोगों को प्रिमिटिव इंडिया को, या फिर कहा जाए तो फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के प्रिमिटिव इंडिया को, जहां पे टूटने की कगार पे था भारत, वहां से बचा के लाए। अब अगर जैसे ये हो गए आपकी इन्वेस्टिगेशन या फिर एविडेंस के बेस पे आपकी थीसिस, ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग थीसिस या फिर डिबेट एंड डिस्कशन। तो अब हमें क्या समझ में आता है, मैंने एक इन्वेस्टिगेशन की, मैंने या फिर कहा जाए तो एक थीसिस या फिर कुछ भी एक आर्गुमेंट रखा, या फिर
एक टॉपिक दिया, अपनी प्रेमिस दिया आर्गुमेंट की, आर्गुमेंट का मैंने एक प्रेमिस दिया, मेरा आर्गुमेंट था इसका, मेरे लोगों ने पूछा कि मतलब सबसे पहले तो टॉपिक क्या है, वो हो गया मेरा प्रेमाइस, ये मेरे आर्गुमेंट का प्रेमाइस हो गया, टॉपिक क्या है, लाइक नेहरूज गवर्नमेंट वॉज अ गुड गवर्नमेंट, ये हो गया प्रेमाइस, या फिर कहा जाए तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट वॉज अ गुड गवर्नमेंट, ये हो गया थीसिस। अब लोगों ने कहा अभी थीसिस जो है ये तभी आगे चल पाएगी, या फिर ये प्रेमाइस, ये जो आर्गुमेंट है तभी आगे चल पाएगा जब उसके अंडर में आर्गुमेंट दूंगा अपने, उसके अंडर आर्गुमेंट क्या आएंगे, फिर मैं अपने पॉइंट्स दूंगा, फैक्ट सजेस्ट करूंगा, स्टैटिस्टिक्स लाऊंगा, स्टैट्स लाऊंगा, डेटा लाऊंगा, एविडेंसेस लाऊंगा, और इसी तरीके से इंक्वायरी करूंगा पूरी, और इस इंक्वायरी के बाद आपका वो बनेगा हिस्ट्री। तो अब हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर कोई लिख के चला गया, कोई जैसे कहते नहीं कि जो दरबार में कवि बैठते थे राजा के दरबार में पुराने जमाने में, हिस्ट्री में, समवेयर इन द पास्ट, तो फिर अब वो कवि जो है या फिर वो जो पोएट है या फिर जो राइटर है, वो कभी राजा के विरोध में कैसे लिख सकता है, उसको खुद का डिमोशन थोड़ी ही करवाना है। इस वजह से अगर कोई कहे कि अशोक साहब ने तो पूरी दुनिया जीत ली, नहीं नहीं, ये अतिशयोक्ति अलंकार है, ये एग्जैजरेशन है। अब यहीं पे मैं कहूं कि उन्होंने पूरा सदर्न इंडिया कैप्चर नहीं किया, लेकिन टू सम एक्सटेंट सदर्न इंडिया को कैप्चर किया, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया पे अपनी पकड़ बना के रखी, बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन की। अब जहां पे हम लोग का एग्जैजरेशन होना है, वहां पे हम लोग को एक चीज समझ में आनी चाहिए, उसमें हम लोग के फॉरेन अकाउंट्स ऐड हो जाएंगे, आर्कियोलॉजिकल ऐड हो जाएंगे कि कहाँ पे हम लोग को उनके इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, पिलर इंस्क्रिप्शंस, उससे हम लोगों को एक आइडिया लगेगा कि अशोक की जो गवर्नमेंट थी या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, पूरी दुनिया पे तो राज नहीं करती थी, नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे राज करती थी। ओके, इसके आगे पूरी दुनिया पे राज नहीं करती, एग्जैजरेशन है। तो इसी तरीके से हाँ, अगर किसी ने कह के चला गया है तो हम लोग को उसको तुरंत मान नहीं लेना है, हम लोग को उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी, इंक्वायरी करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, उन क्वेश्चंस के बाद जो हम लोग को आंसर्स मिलेंगे उनसे हम लोग अपनी एक थीसिस बनाएंगे, उस थीसिस को बनाने के बाद हम उस आर्गुमेंट को या तो सही करेंगे या तो गलत करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से, वैसे आप देखेंगे कि जो आर्यन इन्वेजन हुआ, अब अलग अलग लोग अपने अपने आर्गुमेंट दे रहे कि आर्यंस आए कहाँ से। अब अगर आर्यंस, जैसे जो मोस्टली एक्सेप्टेड जो आर्गुमेंट है वो है कि वो यूरेशिया से आए, ओके, यूरेशिया से आए, जेनेटिक्स प्रूफ भी है, हम लोग के पास सारे एविडेंसेस हैं, ठीक है, मान गया। अब वहीं पे अगर कोई कहे कि वो तो भाई साहब नॉर्थ पोल से आए थे, कैसे नॉर्थ पोल से कैसे आएंगे, इतना दूर तक चलते हुए कैसे आ जाएंगे, तो थोड़ी सी वो इलॉजिकल बात हो गई। तो एग्जैजरेशन को हम लोग को समझना है और सही पॉइंट की हमें बात करनी है, ठीक है। तो हिस्ट्री हम लोग बेसिकली इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या फिर किसी आर्गुमेंट को पढ़ते हैं या फिर किसी आर्गुमेंट की प्रेमाइस को मानते हैं या पढ़ते हैं या समझते हैं उसको इस बेसिस में कि उसकी क्या हम लोग पुष्टि कर सकते हैं, क्या हम लोग उसको मान सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो कुछ ये था हिस्ट्री क्या है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, या फिर कहा जाए तो फिर हिस्ट्रियोग्राफी जो होते हैं कि हिस्ट्री को किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, उसके चश्मे क्या हैं। पर उन चश्मों को समझने से पहले हम लोगों को हिस्ट्री का एक डिवीजन समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री केवल उस मतलब, अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, हिस्ट्री के मतलब हम लोगों का पूरा सब्जेक्ट के, बिकॉज हिस्ट्री जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे उसमें जो हिस्ट्री है वो एक स्पेसिफिक पार्ट है, पर हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट में प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री नाम की भी चीजें आप कई बार सुनते हुए देखेंगे। तो अब देखते हैं प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री होता क्या है, ठीक है। ये है हम लोग की स्टडी एरिया, अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें, ये हम लोग का स्टडी एरिया, सब कुछ शॉर्ट में समझेंगे, इजीली समझेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पीएचडी करने नहीं बैठे हैं, टॉपिक और कॉन्सेप्ट समझने में बैठे हैं। स्टडी एरिया है। अब यहाँ पे एक टाइम था हिस्ट्री में जब मानव जाति जो थी उसने लैंग्वेज डेवलप नहीं की थी, और जब लैंग्वेज या फिर लिखावट या फिर पढ़े लिखे नहीं थे,
जानते नहीं थे लिखते कैसे हैं, जानते नहीं थे बोलते कैसे हैं, बोलते तो चलो ठीक है जानते थे, लेकिन एक स्पेसिफिक भाषा नहीं थी उस समय पे। हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स मिल रहे हैं, पत्थर स्टोन्स मिल रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल मतलब जैसे ये एक स्पेसिफिक एरिया है, ये यहाँ पे पेड़ एड़ लगे हुए हैं, आप ऐसे करके समझ जाइए, ये पेड़ एड़ लगे हुए हैं, मुझे एक दिन गलती से कॉइन मिल गया, मैं कुछ कर रहा था या फिर माइन वगैरह का कुछ काम कर रहा था, या फिर ये एक तरीके से पहाड़ था, तो मुझे रेलवे ट्रैक यहाँ पे डालना था, तो उसके लिए तो धरती सपाट करनी पड़ेगी, तो मैं उसको ऐसे कर रहा था, खुदाई करते समय मुझे एक सील मिल गई। पुरानी कहानी उसे एक रेफरेंस ले रहा हूँ, मुझे सील मिल गई। अब मैंने उसको भेजा कहीं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, ये कितनी पुरानी, कार्बन डेटिंग कराई, वहां से मुझे पता चला कि ये लगभग आज से 2000 साल पुरानी है, 2000 साल पुरानी है, ठीक है। अब वहां से मैंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मैंने ये पूरी जगह दे दी कि आप लोग यहाँ पे जितनी रिसर्च नहीं करनी। लोगों ने रिसर्च की और उन लोगों ने देखते हुए कई सारे आर्टिफैक्ट्स पाए। उस आर्टिफैक्ट्स में कई सारे औजार थे, हड्डियां थी, समझ रहे, हड्डियां, हड्डियां इन द सेंस कि वहां पे ह्यूमन स्केलेटन्स थे, यानी वहां पे एक समय पे कभी ना कभी तो ह्यूमंस रहा करते होंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने कहा कि यहाँ पे हम लोग को लिखावट में कुछ नहीं मिला है, इसका मतलब ये लोग जिस टाइम पीरियड से हैं या फिर जिस जगह से हैं वहां पे राइटिंग नहीं थी। 2000 साल तो मैंने एक रैंडम ईयर ले लिया, लेकिन तब आज से कहा जाए तो 6000 साल पहले इन लोगों का कहीं पे भी लिखावट का नहीं, पूरी जगह मैंने छान मारी सिविलाइजेशन टाइप की एक बहुत बड़े एरिया में, कहीं पे भी लिखावट का नहीं मिला। मिला तो वो डिसिफर नहीं किया जा सकता था। उससे मैंने क्या कहा, नहीं भाई साहब नहीं है, समझा नहीं जा सकता। प्री हिस्ट्री में आपको केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलेंगे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब आप खुदाई कर रहे हो तो आपको खुदाई करते समय कुछ मिल रहा है, एज सच आपको नहीं मिल रहा। उस टाइम पे आपको क्या हुआ, उस समय पे लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, भाषा थी ही नहीं, यानी जो हम लोग भाषा कहते हैं या फिर जो मैं अभी हिंदी कह रहा हूँ, ये इस नाम की कोई चीज ही नहीं थी, लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इस पूरे एरिया को हम लोग कहेंगे आपका प्री हिस्ट्री। क्या कहेंगे, प्री हिस्ट्री। अब इस एरिया को हम लोगों ने प्री हिस्ट्री कह दिया। अब प्री हिस्ट्री कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री से पहले, सिंपल। अब ऐसा टाइम आया, अब थोड़ा थोड़ा समय आगे बढ़ेगा, मानव जाति ने भाषा डेवलप कर ली। वाह वाह, कितनी अच्छी बात है, भाषा इन लोगों ने डेवलप कर लिया। लैंग्वेज जो है वो अब है, दिक्कत ये है कि वो रिटन फॉर्म में नहीं है। अब देखिए, ये हो गया प्री हिस्ट्री, इसके बाद आएगा प्रोटो हिस्ट्री, फिर आएगा हिस्ट्री, ठीक। प्रोटो हिस्ट्री को डिफाइन करना या फिर एक लाइन में बोलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट क्यों है, लेट्स सी। अब इसमें कई सारी सिचुएशंस है या फिर कई सारे पैरामीटर्स है जहां पे हम लोग को उसको पुष्टि करानी पड़ेगी या फिर उसको मानना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी हम लोग हिस्ट्री या फिर प्रोटो हिस्ट्री में उसको डालेंगे। अगर हमें इतना पता है कि यहाँ पे लैंग्वेज तो डेवलप हो गई है, पर अभी ये लोग प्री लिटरेट लेवल पे, अभी तक इन लोगों को लिटरेसी नहीं है, ये लिटरेट नहीं हुए, तो प्री लिटरेट, प्री लिटरेट है ये। प्री हिस्ट्री वालों को हम लोग प्री लिटरेट नहीं कहते, क्योंकि लिटरेट होने से, पढ़े लिखे होने से बहुत दूर से, ठीक। प्री लिटरेट इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि कुछ सैकड़ों सालों में या फिर कुछ हजारों सालों में ये लोग पढ़े लिखे होने वाले हैं, नहीं क्योंकि इनको लैंग्वेज मिल गई है, इसका मतलब ये थोड़े टाइम में पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो प्री लिटरेट है। उसके बाद इनकी अगर लैंग्वेज है तो फिर वो डिसाइफर नहीं हो रही है, या फिर कोई ऐसी और लिटरेट सिविलाइजेशन थी, कोई लिटरेट सिविलाइजेशन, कोई लिटरेट सिविलाइजेशन पड़ोस की, उसके साथ आप ट्रेड करते होगे, तो उन्होंने अपनी सील्स में आपकी सिविलाइजेशन को रेफर किया है, यानी आपका मेंशन में हो रखा है, आपका मेंशन है, बट आपका खुद की भाषा जो है वो डिसाइफर नहीं हो रखी है। प्राइम एग्जांपल क्या है, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन, समझ गए। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने इसका अपनी सील्स में या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स में रेफरेंस दे रखा है, पर इसकी खुद की जो भाषा है उसको अभी तक डिसाइफर किया नहीं जा चुका है, यानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने इसका दिया हुआ है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सारे के सारे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने इसका रेफरेंस दिया हुआ है, इसका नाम, इसका मेंशन किया हुआ है,
पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुद की जो भाषा है उसको डिसाइफर नहीं किया जा सकता, इस वजह से हम लोग इनको कहेंगे प्रोटो हिस्ट्री में। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम लोग कहें कि समवॉट ये अभी भी प्री लिटरेट है, इन्होंने भाषा डेवलप कर ली है, हम लोग कहेंगे ओ इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं है, हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं है, इसका मतलब उसके बाद आर्यन इन्वेजन के बाद, अगर आप आर्यन इन्वेजन में नहीं मानते हैं तो फिर कोई नहीं, तो आर्यंस जब आए या फिर आर्यंस ने अपना खुद का रिलीजन बनाया और सारी चीजें की, रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ, और आप देखेंगे कि वैदिक एज आई, वैदिक एज तो कम से कम आएगा ही क्योंकि वो लोग तो पढ़े लिखे थे। नहीं, इन लोगों की जो भाषा थी वो लिखित में नहीं थी। लिटरेट होने का मतलब ये है कि आप लिखो, इन लोगों की जो भाषा थी, इन लोगों का जो लैंग्वेज था वो लिखित में नहीं था, लिखित था ही नहीं, रिटन था ही नहीं। अब लोग कहेंगे तो ऋग्वेद कहाँ से आ गया भाई, कैसी बात कर रहे हो लॉजिकल। बात यह है कि अगर आपने पढ़ा हो तो एक श्रुति नाम की चीज होती है। श्रुति इज नॉट अ नेम, बट श्रुति एक्चुअली मीन्स कि ओरल में हम लोगों ने कोई चीज बोली है, या फिर कोई चीज, जैसे वेद जो थे या फिर उस टाइम की जो नॉलेज थी वो ओरल थी, श्रुतियों में थी, लिखित में नहीं थी। ऐसा नहीं कि मैंने किताब लिख के बैठा, मैंने लिखा कि ऋग्वेद में ऐसा ऐसा है और फिर हम लोग ऐसा ऐसा मानते हैं, ऐसा कुछ था नहीं। उस समय पे श्रुतियां होती थी, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, और जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो शिष्य हैं, उस बात को कहा जाए तो याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, या फिर समझ रहे हैं, जो भी आ गए। उस टाइम तक लिखा नहीं गया था, ठीक। तो यहाँ पे रिटर्न में नहीं था, ये श्रुतियां थी। इस वजह से वैदिक एज को भी आप कहते हैं कई बार कि ये जो था ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट था, हिस्ट्री का पार्ट नहीं था। इस वजह से आप देखेंगे कि प्रोटो हिस्ट्री बहुत ज्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है और हम लोग इसको एक पार्ट में या फिर एक तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आ जाता है हम लोग का प्रोटो हिस्ट्री। ओके, अब लोग कहेंगे ठीक है, ये प्री हिस्ट्री हो गया, इसमें पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, जो भी आपको कहना है, प्री हिस्ट्री। लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया है पर कुछ कंडीशन से जहाँ पे सही नहीं होता है। उसके बाद अब आ जाती है बात आपकी फाइनली हिस्ट्री की। यहाँ पे लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक। लैंग्वेज है, यहाँ पे लैंग्वेज है, लिटरेट है, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स है, और कहा जाए तो फिर फॉरेनर्स के ट्रैवलर्स या फिर उनके मेमोइर्स है, फॉरेन अकाउंट्स, या फिर कहा जाए तो फिर हम लोग को एक पुख्ता मतलब एक पुख्ता आर्गुमेंट मिल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ करता था। तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करता था, कुछ तो था, उसके एग्जिस्टेंस से हम लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि खैर वो था और हम लोग के पास एविडेंसेस है, यानी हम लोग उसको मान रहे हैं कि वो था, ठीक। अब शायद जाके आपको मुद्दा या फिर आपको एक डिवीजन समझ में आ गया होगा। इसको अगर हम लोग कहेंगे हिस्ट्री, अगर हम लोगों ने इसको हिस्ट्री कह दिया है, हिस्ट्री कहने के बाद क्या मतलब बैठा, अगर ये हिस्ट्री है, इसके भी तीन डिवीजन है, तीन क्या चार कह सकते हैं। एक है एंशिएंट, एक है मेडिवल, और एक है मॉडर्न। और मॉडर्न का भी आप एक डिवीजन कर सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ये कुछ ये डिवीजन बैठेगा। प्री हिस्ट्री, फिर ये आ जाएगा आपका प्रोटो, और ये आ जाएगा आपका हिस्ट्री, ठीक है। प्री, प्रोटो और हिस्ट्री। और हिस्ट्री के भी तीन डिवीजन आगे चल के होंगे, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, और मॉडर्न के भी दो डिवीजन होंगे। एक होगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, एक होगा प्री इंडिपेंडेंस और एक होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस। आई होप आखिरकार जाके इस जंक्शन पे, इस पॉइंट पे आपको हिस्ट्री का डिवीजन, हिस्ट्री क्या है, कैसे पढ़ते हैं, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के एक सबसे बड़े और मेन मुद्दे के ऊपर। देखिए, अब हम लोगों ने समझ लिया कि हिस्ट्री क्या है, कैसे है, क्यों है,
कैसे है और पर्पस क्या है और डिवीजन क्या है। पर हम लोगों को अभी भी एक चीज समझनी है कि हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ना किस नजरिए से है या फिर किस चश्मे से। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको एक चीज बस दिखने से क्लियर नहीं समझ में आ जाती है या फिर दिख नहीं जाती है, उसमें आपको एक चश्मा लगाना पड़ता है अलग अलग शेड के, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज की वजह से, अलग अलग सिचुएशंस की वजह से। इस वजह से हम लोग के पास ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यूज को समझें या फिर चश्मों को समझें। हिस्ट्री में आपने आज के समय सुना होगा कई सारे पर्सपेक्टिव हैं, चश्मे हैं हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। अगर हम उन चश्मों को जाने या फिर उस शेड्स को समझें, उसमें एक चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं चश्मे या फिर हिस्ट्रियोग्राफी। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें दिख रहा होगा, तो फिर मैनेज कर लीजिए एक बार, रखिए मैं एक बार इसको चेंज कर देता हूँ, मैं ब्लैक पेन यूज कर देता हूँ। आई होप अब आपको समझ में आ जाएगा, आई होप अब विजिबल होगा। ठीक, हिस्ट्रियोग्राफी, इसके हम लोग कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स क्या होते हैं? स्कूल ऑफ थॉट्स सोचों के विद्यालय नहीं, स्कूल ऑफ थॉट्स मतलब अलग अलग सोच, अलग अलग विचार और उनके हिसाब से आइडियोलॉजीज या पॉइंट ऑफ व्यूज। ठीक है, एग्जाम्पल, हिस्ट्री को समझने के लिए हम लोग मेनली दो पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू, पहला पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग कहते हैं कैम्ब्रिज और ओरिएंटल। कैम्ब्रिज जो है, कैम्ब्रिज पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट। कैम्ब्रिज को कई बार आप देखेंगे कि कहा जाएगा इसको कॉलोनियल, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट में क्या होता है? बेसिकली कैम्ब्रिज, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से जुड़े हुए हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से स्कूल ऑफ थॉट निकला और इसने कहा अगर ब्रिटिश हुकूमत भारत नहीं आई होती या फिर ब्रिटिश का, अगर यूरोपियंस जो कि एक तरीके से अपर लेवल की सोच वाले थे, सिविलाइज लोग थे, अगर वो भारत के बारबेरियंस को मार पीट के नहीं समझाते कि सिविलाइजेशन क्या होता है, सिविलाइज जगह क्या होती है, तो आज के समय बारबेरियंस होते। बारबेरियंस मतलब कैसे समझाऊं? बारबेरियंस मतलब दानव, या फिर जो पहले 1920s में और 30s में सोचती हैं, इंडियंस जो है वो स्नेक चार्मर्स हैं, सपेरे हैं, काउ वर्शिपर्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे कि 1920s और 30s में नहीं, उससे कई सालों पहले से। तो आप देखेंगे कि कैम्ब्रिज और कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों का सबसे ज्यादा पुराना पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेस्टर्न चश्मा उठाया, लगाया खुद का सिविलाइज चश्मा, देखा इंडिया की तरफ, इन्होंने कहा भैया ये तो बारबेरियंस है, इनको कुछ आता जाता है नहीं, हमने इनको पढ़ाया है, हमने इनको समझाया है, हमने इनको पढ़ा लिखा बनाया है, हमने इनको सिविलाइज बनाया है। ठीक, उसके बाद एक आता है ओरिएंटल पॉइंट ऑफ व्यू, ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट। ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट क्या है? दोनों के दोनों, अब देखिए सिमिलैरिटीज पहले, दोनों के दोनों ब्रिटिश हैं या कहा तो यूरोपियन है, ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यूज है। इसके बाद इसको भी दोनों ने अपना वेस्टर्न चश्मा दिखाया है इंडिया को देखने के लिए, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, दोनों ने अपना वेस्टर्न पर्सपेक्टिव उठाया, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। दोनों ने कहा, देखा और कहा कि इंडियंस को तो हम लोग, इंडियंस जो है आज के समय वो हम लोगों की वजह से, ये इसने भी एक्सेप्ट किया। बट इसमें एक अच्छी चीज है, इंडियंस के पर्सपेक्टिव से एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो ये है कि इन्होंने तो बिना पढ़े ही बोल दिया, बस चश्मा लगाया और देखा ये बारबेरियंस है, ये दानव है, बीस्ट हैं। ओरिएंटलिस्ट ने क्या कहा, सीधा हम थोपेंगे नहीं कि तुम लोग बीस्ट हो, हम पहले तुम्हें पढ़ेंगे। इन्होंने, यही ओरिएंटलिस्ट ही थे, इनको हम लोग कई बार, ये है कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट वाले, इनको हम लोग कई बार इंग्लिसिस्ट भी कहते हैं, एंग्लिसिस्ट, और इनको हम लोग कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट या फिर ओरिएंटलिस्ट ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा हम पहले इनके टेक्स्ट को, रिलीजियस टेक्स्ट को इंग्लिश और अपनी अलग अलग यूरोपियन भाषाओं में ट्रांसलेट करेंगे, स्टडी करेंगे,
लोगों को समझाएंगे, खुद भी समझेंगे, फिर अपनी जजमेंट देंगे। पर उसमें भी जजमेंट देने में भी कौन सा चश्मा लगाएंगे? वेस्टर्न चश्मा लगाएंगे। और इंडियंस को पढ़ के, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि इन लोगों ने उन टेक्स्ट को डिटेलिंग की, हम अपने आर्गुमेंट को किसके ऊपर बेस कर रहे हैं। पर दिक्कत ये थी कि इन्होंने भी चश्मा वही लगा लिया वेस्टर्न पर्सपेक्टिव वाला। इन्होंने कहा जाए तो फिर टेक्स्ट को पढ़ा, मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट पढ़े, कम से कम पढ़ाई लिखाई तो की इन लोगों ने हम लोगों के ऊपर। टेक्स्ट मतलब रिलीजियस, ये ट्रेडिशंस को इन्होंने पढ़ा, कल्चर को पढ़ा। उसके बाद एक स्कूल ऑफ थॉट आता है हम लोग के। अब ये देखिए, ये दोनों तो ब्रिटिश थे, इसके बाद वाला जो मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट। अब आ जाते हैं मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, और मार्क्सिस्ट स्कूल था क्या। मार्क्स मार्क्स मतलब मार्क्स, कार्ल मार्क्स was basically a German philosopher and a politician, and basically he is known for his ideology of communism, जिसमें बेसिकली कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, पूरी थियरी निकलती है। और कहा जाए तो ये जो पूरा मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कितना बड़ा नाम हो गया है आज के जमाने में, एक टाइम पे था, अब तो खत्म ही है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? As a person who has studied Das Kapital by Karl Marx and Communist Manifesto by Karl Marx, मैं ये कह सकता हूँ कि उस बंदे ने एक चीज की, हमारा जो पूरा इतिहास है वो केवल दो चीजों पे है, कहा जाए तो एक चीज पे, बॉर्जवाजी और प्रोलेटेरिएट की लड़ाई जो चल रही है ऊपर नीचे होने की। मैं ऊपर हूं, नहीं मैं ऊपर हूं, नहीं मैं ऊपर हूं, और नहीं मैं ऊपर हूं, और लास्ट में आके बॉर्जवाजी ऊपर बैठ गए, प्रोलेटेरियन को उनकी पोजीशन से फेंक दिया और खुद का गुलाम बना लिया। इस चीज को हम लोग कहेंगे क्लास स्ट्रगल्स। तो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मार्क्स खुद नहीं कह रहा है, मार्क्स ने अपना ये कहा कि हिस्ट्री जो है वो बॉर्जवाजी और प्रोलेटेरियंस की क्लास स्ट्रगल है, अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में जो लड़ाई हो रही है वही पूरा इतिहास है। तो इन्होंने कहा कि क्लास स्ट्रगल्स इज ऑल right away they said that all of the history, be it Indian, be it world history, be it Asian history, be it European history, all of them are based upon a single concept known as class struggles. क्लास स्ट्रगल्स की इस बंदे ने बात कर दी। इसने कहा कि और कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है और कोई नजरिया नहीं है, बल्कि क्लास स्ट्रगल्स अपर क्लास लोअर क्लास से लड़ रही है, और यही है पूरा इतिहास। ये सबसे ज्यादा रिलायबल स्कूल ऑफ थॉट है। अब देखते हैं, अभी इसको यहीं पे होल्ड पे रखिएगा, 2 सेकंड के लिए होल्ड पे रखिए, ठीक है। मार्क्स को अभी 2 सेकंड पे होल्ड पे रखिए। अब आते हैं नेशनल स्कूल ऑफ थॉट पे। नेशनलिस्ट, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने तो देखिए, एक तरफ थे कैम्ब्रिज वाले, ओरिएंटलिस्ट को अभी काउंट मत करिए, एक तरफ थे कैम्ब्रिज वाले जिन्होंने बिना पढ़े बोल दिया कि भारतीय तो 20 थे बारबेरियन से जिनको हमने सिविलाइज बनाया है, ठीक। इन्होंने क्या क्या कहा? अरे तुम कौन होते हो हमें सिविलाइज बनाने वाले? जिस समय पे हम लोग धोती कपड़ा पहन के चलते थे, कपड़े पहन के चलते थे, तुम लोग गुफाओं में टहला करते थे, गुफाओं में अपनी कहते हैं कि शरण लेने के लिए टहला करते थे, भागा करते थे। इन्होंने इनके पूरे कॉन्सेप्ट को ही उल्टा करके रख दिया। दे बोथ आर एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है इनका? पोलर ऑपोजिट। They have a polar opposite point of view, and that's a very point of these Cambridge School of Thought and National School of Thought. ना ये रिलायबल है ना ये रिलायबल है। इसने पढ़ा नहीं है, ये तो ऐसी जजमेंट दे देगा। इसने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर इसको पता है कि कुछ गलतियां हैं, तब भी ये कह देगा कि हमारी तरफ से तो सब गुड है, ऑल गुड है। ये भी राइट अवे कह देंगे कि ब्रिटिश सबसे अच्छे थे, भारतीय गंदे थे। ये कह देंगे राइट अवे कि ब्रिटिश गंदे थे, भारतीय केवल अच्छे थे। ये ना ये रिलायबल है, दे आर नॉट एट ऑल रिलायबल, नॉट एट ऑल तो नहीं, लेकिन दे आर टू सम एक्सटेंट रिलायबल, बट नॉट ऑलवेज। दे आर नॉट रिलायबल फॉर आवर स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इसमें हम लोग रिलाय नहीं कर सकते, इनको हम लोग नहीं पढ़ सकते। और ओरिएंटलिस्ट को तो कुछ पॉइंट्स पे या फिर कुछ जगहों पे पढ़ सकते हैं, लेकिन
तब भी कैम्ब्रिज और कॉलोनियल, क्योंकि ये लोग कहते थे कि ब्रिटिश राज को ये लोग जस्टिफाई करते थे, वो कहते थे इसमें कुछ गलत नहीं है जो ब्रिटिश ब्रिटिश या फिर बाकी यूरोपियन शक्तियां पूरी दुनिया पे राज की, कोई दिक्कत नहीं, वो लोग ये कहते थे। इनका क्या है, ये भी रिलायबल नहीं है। इस वजह से हम लोग के पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है आपका मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। मार्क्सिस्ट क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारतीय इंडियंस गुड ब्रिटिश बैड, ये कह रहे हैं ब्रिटिश गुड इंडियंस बैड, ये कह रहे हैं हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को लेके पढ़ेंगे, तुम्हें भी लेंगे तुम्हें भी लेंगे, और एक्चुअली जो हुआ क्रोनोलॉजिकली, और कहा जाए तो फिर एक्चुअली क्या हुआ, इतिहास को इतिहास के रूप में पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, फिर अपना एक थीसिस बनाएंगे और तब देखेंगे कौन सही है कौन गलत। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इज द मोस्ट रिलायबल स्कूल ऑफ थॉट। आज के समय इन लोगों ने, ये बेसिकली 1950s में प्रचलन में आए थे, लेकिन दिक्कत ये है कि इनकी भी कई सारी गलतियां, इन्होंने कई जगह पे पार्शियलिटी कर दी अपने क्लास स्ट्रगल्स के चक्कर में और अपना प्रोपेगेंडा, अपना एजेंडा फैलाने के लिए। इस वजह से आज के समय नेशनल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो थोड़ा उभरता हुआ स्कूल ऑफ थॉट आ रहा है। ओके, सो कुछ ऐसी चीज है। अब आते हैं अपना सबसे नया, सबसे और कहा जाए तो सबसे ज्यादा यूनिक भी, वो आता है आपका सबाल्टर्न स्कूल ऑफ थॉट। ये हम लोग का आखिरी स्कूल ऑफ थॉट है आज का, ठीक है। आते हैं हम लोग सबाल्टर्न पे। सबाल्टर्न स्कूल ऑफ थॉट, इन्होंने क्या कहा, जैसे इनका भी थोड़ा सा मार्क्सिस्ट से सिमिलर ही है, बट ये भी रिलायबल है, गुड टू सम एक्सटेंट रिलायबल है। वैसे कहा जाए तो रिलायबल तो सारे हैं, ये थोड़ा सा कम है, ये सेकंड नंबर पे रिलायबल नहीं है, मतलब अगर रिलायबल नहीं है वाली कैटेगरी में बोले, ये सबसे ज्यादा रिलायबल नहीं है, ये भी रिलायबल नहीं है टू सम एक्सटेंट। ओरिएंटलिस्ट और नेशनलिस्ट को एक ही जगह पे रखेंगे, एक ही रैंक पे रखेंगे, बल्कि मार्क्सिस्ट एंड द सबाल्टर्न भी टू सम एक्सटेंट रिलायबल नहीं है, बट मार्क्सिस्ट और सबाल्टर्न वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है प्लस ओरिएंटलिस्ट प्लस नेशनलिस्ट, इन सब को जब हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग का सबसे ज्यादा रिलायबल स्कूल ऑफ थॉट बनेगा, समझे। सबाल्टर्न क्या कहता है, इन्होंने बात की अमीर और गरीब, इन्होंने जेंडर के पैराडाइम को अलग कर दिया। इन लोगों ने जो कास्ट वाला पैराडाइम था उसको माना, दोनों को माना, लेकिन उन्होंने टू सम एक्सटेंट इग्नोर कर दिया उसको और बात की क्लास स्ट्रगल्स पे। सबाल्टर्न वालों ने बात तो की क्लास स्ट्रगल्स की, बट साथ में बैकवर्ड्स पे फोकस किया, जो बैकवर्ड्स हो रखे थे उन पे फोकस किया, जेंडर पे फोकस किया, कास्ट पे फोकस किया। आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा, लेकिन जितना आपको समझ में आ जाए उतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि जितना आपको अच्छे से समझ आएंगे तो आगे आप जब भी पढ़ेंगे, जब भी हिस्ट्री उठाएंगे, तो आप जब भी किताब उठाएंगे कोई भी, किसी भी ऑथर की या किसी भी हिस्टोरियन की, तो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट का है। इस वजह से हमें जानना ये जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कैम्ब्रिज नॉट रिलायबल, ओरिएंटल to reliable to some extent, nationalist reliable to some extent, मार्क्सिस्ट कहा जाए तो 60-40 रिलायबल, सबाल्टर्न कहा जाए तो फिर ये भी 60-40 वाला रिलायबल वाला चक्कर है यहाँ पे। बात करें हम कैसे पढ़ेंगे, हम ओरिएंटलिस्ट को भी पढ़ेंगे, हम मार्क्सिस्ट को भी पढ़ेंगे, हम नेशनलिस्ट को भी पढ़ेंगे, हम सबाल्टर्न को भी पढ़ेंगे। इन सब का 1 2 3 4, इन चारों का मिक्सचर बना के, घोट बना के जो बनेगा, हम उसको पढ़ेंगे और उसको इंडियन हिस्ट्री का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया है तो बता दीजिएगा। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं हूं आपका आंसर देने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे सोर्सेज क्या होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, फॉरेन अकाउंट्स क्या होते हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं हिस्ट्री के। ये तो हम लोग का इंट्रोडक्टरी पोर्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट से हम लोग के स्कूल ऑफ थॉट नजरिए चश्मे थे, हम लोग हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज को बहुत अच्छे से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत है, जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए। वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज चलती रहेगी, सारी सीरीज चलती रहेगी, इस सीरीज को फॉलो करिए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, मजेदार सीरीज होगी, अच्छी सीरीज होगी, मजा आएगा। थैंक यू सो मच और जय हिंद।